जानते होंगे, बात थोड़ा बताना चाहूँगा। सर महाराष्ट्र से हैं, जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की कर्म भूमि रही। और जब हम बाबा साहब का फोटो सर को देने के लिए गए तो सर ने कहा कि इससे बड़ा मेरे लिए, और आज जब आए तो उनका आज मैं संविधान दिवस के दिन मुझे मौका मिला है, तो सर ने कहा ये बहुत बड़ी बात है, जोरदार ताली। तो सर जो है, सर का क्वालिफिकेशन भी देखिए, BA, MA, PhD, एजुकेटेड एट रूरल कॉलेज एंड SIES कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। और सर ने USA विजिट किया है एज ए रोटरी एम्बेसडर स्कॉलर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस और अर्बन कैंपेन, अगस्त 1998 टू मार्च 1998। सलबर्ग, ऑस्ट्रिया, एज इनवाइटेड फेलो एज ए सलबर्ग सेमिनार फॉर द सेशंस और डेमोक्रेसी एंड लीडरशिप इन जून एंड अक्टूबर 2001। इसके बाद में सर का टर्की, अफगानिस्तान, अच्छा इजराइल। तो सर का जो पोर्टफोलियो है, समझे USA, अच्छा सर ने जो है बीजिंग, चाइना, और इसके बाद में मतलब ये समझिएगा कि बहुत लंबा, मस्कट, ओमान, रशिया, UK, मुझे लगता है न्यूयॉर्क, कोई लंदन, कोई ऐसा कंट्री नहीं है, स्पेन, है ना। महात्मा गांधी पर सर टॉक करने के लिए एट द ओकेजन ऑफ 150 बर्थ एनिवर्सरी ही हैज विजिटेड स्पेन। लास्ट में मैंने पढ़ दिया क्योंकि बहुत लंबा सर का, इतना लंबा आप गो थ्रू करेंगे, जाकर के यूट्यूब पे देखेंगे ना। तो और ये मैं फिर कहूँगा कि हमारे लिए तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, लेकिन हमें भी जो ज्ञान का प्रकाश होता है, कई तरह के ऐसा होता है कि हर आदमी का अपना अपना एक क्षेत्र होता है, लेकिन सर जो है बहुत शांत बिल्कुल स्वभाव के व्यक्तित्व हैं, और बहुत ही लिखना, पढ़ना और अपना लेखन का कार्य करना और देश को आगे कैसे लेके जाना, तो मैंने उसका समावेश किया है। मैं आप सबके बिहार पर सर को एक मांग पत्र भी दूंगा, वो मैं पढ़ के सुनाऊंगा। श्री विनय सहस बुद्धे जी, माननीय सांसद, अशोका रोड, नई दिल्ली। विषय है 71वें संविधान दिवस के शुभ अवसर पर अनुसूचित जाति समाज एवं सरकार के बीच समन्वय और विश्वास का दायरा बढ़ाकर इस समाज के हितों को संरक्षित करने के संबंध में। आदरणीय महोदय, आज पूरा राष्ट्र 71वां संविधान दिवस मना रहा है। इस शुभ अवसर पर कल्याण संघ मुख्यालय में आपकी उपस्थिति से हमारा पूरा समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हम अनुसूचित जाति जनजाति समाज के करोड़ों लोगों की तरफ से आपको इस शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देते हैं। आपका व्यक्तित्व बहुआयामी प्रतिभा का स्वामी है तथा आपका चिंतन आने वाले समय में भारत राष्ट्र के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कारक सिद्ध होगा, ऐसा हमारे समाज का विश्वास है। श्री नरेंद्र मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस संविधान दिवस को पहली बार भारत की संसद में मना करके बाबा साहब अम्बेडकर एवं उनके द्वारा बनाए गए संविधान के प्रति अपनी सच्ची निष्ठा एवं श्रद्धा खुले मन से प्रकट की है। एवं खुले मंच से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनेकों बार इस बात को कहा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के कारण आज एक गरीब माँ का बेटा भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सका है। अगर बाबा साहब और उनका संविधान ना होता तो शायद यह कार्य असंभव था। श्री मोदी जी की सरकार द्वारा अनेकों ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए गए जो पिछली सरकारें कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया, जिनका संक्षिप्त ब्यौरा आज संविधान दिवस के शुभ अवसर पर हम निम्न प्रकार आपके सम्मुख प्रस्तुत करने की इजाजत चाहते हैं। नंबर 1, बाबा साहब अम्बेडकर अपनी पढ़ाई के दौरान लंदन के जिस घर में रहते थे उसको मोदी जी की सरकार ने खरीद करके बाबा साहब अम्बेडकर को समर्पित करने का ऐतिहासिक कार्य किया। जोरदार तालियां बजाइए। रोड, दिल्ली, जहां बाबा साहब अम्बेडकर का देहावसान हुआ, उसके आसपास के सभी बंगलों को खरीदकर श्री मोदी जी की सरकार द्वारा वहां एक विशाल राष्ट्रीय स्मारक बनाकर बाबा साहब अम्बेडकर को समर्पित कर उनको अपनी सच्ची श्रद्धांजलि। 15 जनपद नई दिल्ली पर 200 करोड़ की लागत से बाबा साहब अम्बेडकर का इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना करके मोदी जी की सरकार ने बाबा साहब को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुंबई स्थित इंदू मिल की जमीन जो करीब 600 करोड़ रुपए में खरीद करके बाबा साहब अम्बेडकर का भव्य राष्ट्रीय स्मारक बनाने का निर्णय लेकर श्री मोदी जी की सरकार ने एक बार पुनः बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया। मोदी जी की सरकार ने दीक्षा भूमि नागपुर के नवीकरण हेतु 10 करोड़ रुपए स्वीकृत करके ऐतिहासिक कार्य किया। इसके अलावा श्री मोदी जी की सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति समाज के हितों को संरक्षित करने के लिए कुछ और ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए गए जो निम्न प्रकार हैं। वर्ष 2015 में श्री मोदी जी की सरकार द्वारा
अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को संविधान में संशोधन करके और अधिक सशक्त बनाने का ऐतिहासिक कार्य किया गया। देखिए, ये कार्य ऐसा था कि हमने भी डिमांड नहीं की थी, हमारे समाज की तरफ से डिमांड नहीं थी, लेकिन मोदी जी 14 में आए और 15 में उन्होंने कहा कि इस एक्ट को थोड़ा मजबूत करिए, इसमें कुछ खामियां हैं, और अपने आप उन्होंने इनिशिएटिव लिया, जबकि हमारे संगठनों की तरफ से, हमारे समाज की तरफ से कहीं से भी ये आवाज नहीं उठी। ये बहुत बड़ी बात थी उनके मन में। इस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण को समाप्त करने संबंधी आदेश को श्री मोदी जी की सरकार ने संविधान में संशोधन करके निरस्त किया और यूजीसी में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों को आरक्षण बहाल करने का ऐतिहासिक कार्य किया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों को समाप्त करने के संबंध में निर्णय देने पर श्री मोदी जी की सरकार ने संविधान में आवश्यक संशोधन कर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को पुनः एक नई ताकत देकर के पुनर्जीवित करने का ऐतिहासिक कार्य किया। 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद के दौरान जिन अनुसूचित जाति जनजाति समाज के नौजवानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे, उनको वापस कर श्री मोदी जी की सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किया है। श्री मोदी जी की सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति समाज के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार देने हेतु तथा उद्योग धंधों में लगे अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसूचित जाति जनजाति हब की स्थापना की गई है। श्री मोदी जी की सरकार के माइक्रो स्मॉल एवं मीडियम एंटरप्राइज मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति समाज के उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए अनेकों प्रकार की रियायतें देने की व्यवस्था की गई। इन सभी ऐतिहासिक कार्यों के बावजूद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समाज एवं सरकार के बीच विश्वास एवं समन्वय का भारी अभाव देखा जा रहा है, जिसका कारण खोजने की नितांत आवश्यकता है। समाज के बीच वर्षों से काम कर रहा यह महासंघ महसूस करता है कि भारत में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के साथ आए दिन हो रहे अत्याचार बीजेपी शासित राज्यों में गैर बीजेपी शासित राज्यों से कम नहीं है, जो चिंता का विषय है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के आगरा में सवर्ण जाति के लोगों ने अनुसूचित जाति समाज की एक मृतक महिला के शव को अंतिम संस्कार शमशान घाट में नहीं करने दिया तथा महिला के शव को उस समय शमशान घाट से हटा दिया गया जब उस महिला का बच्चा उसकी चिता को आग लगा नहीं वाला था। भारत के इतिहास में भारत के संविधान का उल्लंघन करते हुए जातिगत अत्याचार का इससे बड़ा अमानवीय उदाहरण और क्या हो सकता है। आगरा की इस हृदयविदारक घटना पूरे देश और विदेश में व्यापक तौर पर निंदा हुई है। अनुसूचित जाति जनजाति समाज के हर व्यक्ति के मन में इस घटना के कारण बहुत दुख एवं क्षोभ भी है। भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के साथ आए दिन हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए अनेकों संवैधानिक संस्थाओं का गठन किया गया है, जिनमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एवं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग प्रमुख हैं। लेकिन यह बड़े चिंता का विषय है कि इन संवैधानिक आयोगों में सरकार द्वारा जिन प्रतिनिधियों की तैनाती की गई, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया, जिसके कारण ये संवैधानिक संस्थाएं संवेदनहीन और अर्थहीन हो गईं और इसी कारण इन संवैधानिक संस्थाओं से भी अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों का विश्वास उठ सा गया है। इन संवैधानिक आयोगों के पदों पर वर्तमान सरकार द्वारा नियुक्त किए गए प्रतिनिधि अगर अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए समाज के बीच जाते, समाज के साथ समन्वय बैठाते, समाज की समस्याएं सुनते, उन समस्याओं का समाधान करते और सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को समाज के बीच पहुंचाने का कार्य करते, अर्थात सरकार एवं समाज के बीच बेहतर तालमेल एवं समन्वय बैठाने का काम करते, तो ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता था, जो नहीं हो सका। सरकार के सम्मुख अभी एक मौका है। इन तीनों संवैधानिक संस्थाओं में प्रतिनिधि नियुक्त किए जाने हैं। अगर नियुक्ति करते समय सरकार ऐसे लोगों को इन संवैधानिक आयोगों में कार्य करने का अवसर प्रदान करती है जो सरकार एवं समाज के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर सकते हैं, जिनकी समाज में श्री थावरचंद गहलोत माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, श्री अर्जुन राम मेघवाल माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री दुष्यंत गौतम माननीय सांसद एवं राष्ट्रीय महासचिव बीजेपी की भांति स्वीकार्यता हो, तो आने वाले दिनों में इस दिशा में अच्छे परिणाम आने की संभावना निश्चित रूप से बनेगी। महासंघ द्वारा सरकार के साथ सहयोग दृष्टिकोण रखते हुए सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के विषय में समाज को जागरूक करने का हर संभव प्रयास किया गया है। इस कड़ी में दिनांक 7/8/2018 को श्री अर्जुन राम मेघवाल माननीय केंद्रीय मंत्री के निवास पर महासंघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन संगठन मंत्री माननीय श्री रामलाल जी,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत जी, संसदीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी एवं पार्टी के तत्कालीन उपाध्यक्ष श्री दुष्यंत गौतम जी ने भाग लिया तथा महासंघ को जिम्मेदारी दी गई कि 9 अगस्त 2018 को प्रस्तावित भारत बंद के आंदोलन को वापस लिया जाए। महासंघ द्वारा अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए तथा सरकार को सहयोग करते हुए प्रस्तावित भारत बंद के आंदोलन को वापस किया गया तथा पूरे देश में कोई सुई तक नहीं गिरी। इस बैठक में इस बात का विश्वास भी दिलाया गया था कि जल्द ही महासंघ के पदाधिकारियों की माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठक आयोजित कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर का निर्णय आने के से पहले एक बार फिर महासंघ के पदाधिकारियों को बातचीत के लिए बुलाया गया कि अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग राम मंदिर के विषय में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन करें तथा निर्णय का विरोध न करें। इतिहास गवाह है कि महासंघ ने अपनी जिम्मेदारी को एक बार पुनः पूरी ईमानदारी के साथ निभाया और राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पूरे देश के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों ने स्वागत किया। महासंघ सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का सर्वोच्च संगठन है जिसमें लाखों लाख लोग पूरे देश में सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं। हर विभाग में कर्मचारी संगठन है तथा सभी संगठन महासंघ के सदस्य हैं। इस नाते महासंघ के राष्ट्रीय पदाधिकारियों को हर विभाग में आयोजित होने वाले भिन्न भिन्न कार्यक्रमों में प्राय जाकर समाज के लोगों को जागरूक करने का कार्य करना होता है। और महासंघ ने श्री मोदी जी की सरकार द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में जो भी कार्य किए हैं उनको देश के कोने कोने में जाकर अपने समाज के लोगों को बताने का, उनको समझाने का सफलतम कार्य किया है। बाबा साहब अम्बेडकर एवं महात्मा गांधी के बीच हुए पूना पैक्ट के अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के लिए सरकार की नौकरियों में 22.5% एवं लोकसभा तथा विधानसभाओं में 25% के आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। इसी कारण पूरे भारतवर्ष में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के करीब 40 लाख लोग सरकार की नौकरी में आने में सफल हुए तथा गरीबी की रेखा से ऊपर आने में कामयाब हुए। आज जब सरकारी क्षेत्र खत्म हो रहा है तथा निजी क्षेत्र में कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, ऐसी स्थिति में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के उच्च शिक्षा प्राप्त नौजवान बच्चे भी सड़कों पर घूमने के लिए मजबूर हैं क्योंकि सरकारी क्षेत्र में नौकरी नहीं है और निजी क्षेत्र में उनको कोई लेता नहीं है। धन के अभाव में कोई व्यापार कर सकते नहीं है और अगर करने की कोशिश भी करते हैं तो सामाजिक एवं जातिगत भेदभाव एवं प्रताड़ना के चलते व्यापार के क्षेत्र में इस समाज के लोग सफल हो नहीं पाते हैं। इसी कारण आने वाले समय में अनुसूचित जाति जनजाति समाज का भविष्य अंधकार में होता जा रहा है तथा गत वर्षों में तत्कालीन सरकारों की राष्ट्रीयकरण की नीति के चलते अनुसूचित जाति जनजाति समाज का सरकार की नौकरियों में आने के कारण जो भी विकास हुआ, वर्तमान परिस्थितियों के चलते जिसमें निजीकरण एक मुख्य कारक है, इस समाज को आने वाले वर्षों में वापस उसी गर्त में ढकेलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है जहां से वर्षों पहले ये आए थे। उच्चतम न्यायालय देश के गरीब अनुसूचित जाति जनजाति समाज के विरोध में आए दिन आदेश देकर इस समाज की चिंता को और बढ़ा रहा है तथा समाज में भावना प्रबल होती जा रही है कि इस देश में न्यायपालिका से अब अनुसूचित जाति जनजाति समाज को कोई न्याय की उम्मीद बाकी नहीं बची है और सुप्रीम कोर्ट के विषय में तो समाज बहुत ही उत्पीड़ित है। समय समय पर महासंघ द्वारा अपने मांग पत्रों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को समाज की समस्याओं के विषय में अवगत कराने का प्रयास किया जाता रहा है और इस मांग पत्र के प्रति संलग्न है। हम आशा करते हैं कि जिस प्रकार भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों ने महासंघ के पदाधिकारियों को समय समय पर वार्ता के लिए आमंत्रित किया था, समाज की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण करने की कोशिश की, माननीय मोदी जी भी इस परंपरा को जारी रखते हुए अविलंब महासंघ के पदाधिकारियों को वार्ता हेतु आमंत्रित करके अनुसूचित जाति जनजाति समाज की समस्याओं से मुखातिब होते हुए उनके समाधान की दिशा में एक और रचनात्मक पहल करेंगे। आभार एवं धन्यवाद के साथ। तो ये आप सबके बिहाफ पर ये मैंने सर के लिए मैंने कहा कि जब सर आए हैं तो ये सुंदर मौका है। अब मैं इससे पहले कि हमको सर संबोधित करें